हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री नॉलेज प्लस। आपसे स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था कि आप लोगों के लिए कोई ऐसी क्लास लाई जाए जो कि सभी कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो दोस्तों, आज उसी क्रम में ये फर्स्ट क्लास होने वाली है जो कि होगी इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड। दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर कराए जाएंगे। साथ ही साथ ये जो क्लास होगी यानी ये जो सेशन होगा दोस्तों, ये सभी कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों जो आपको फैक्ट पेड क्लास में मिलते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ये क्लास जो होगी दोस्तों वो 10 से 15 मिनट की होने वाली है। ये मुख्यतः फोकस करेगी यूपी टीएसटी, पीएचटी, एलटी ग्रेड, एजीटीए, आरईयू और चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे एमपी हो, और वहीं पे बैंक एफ हो। दोस्तों, इन सबको मुख्यतः ध्यान में रखकर ये क्लास आप लोगों को करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आइए आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ। दोस्तों, फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को हम फाइंड करना बताएंगे कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के माध्यम से दोस्तों देखा जाता है कि जो हम क्रॉप इंटरक्रॉपिंग के रूप में अपना रहे हैं वो ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है, या फिर सोल क्रॉप के रूप में ले रहे हैं तब वो ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है। तो इसी रेशियो के माध्यम से दोस्तों पता लगाया जाता है कि इंटरक्रॉपिंग जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है या फिर नहीं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग में जो दो चीज़ें यूज हुई हैं, शुद्ध फसल और दूसरी इंटरक्रॉपिंग, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सोल क्रॉपिंग दोस्तों क्या होती है? जब शुद्ध रूप से जब शुद्ध रूप से एक ही फसल, जब शुद्ध रूप से एक ही फसल एक भूमिखंड पर उगाई जाती है तो ये दोस्तों क्या कहलाती है? सोल क्रॉप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटरक्रॉपिंग। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक ही फसल दोस्तों उगाई जाती है पूरे खेत में। यानी कि आपके पास मान लीजिए 1 हेक्टेयर का खेत है तो 1 हेक्टेयर पे दोस्तों पूरी जो फसल होगी वो, जैसे गेहूं की ले रहे हैं तो गेहूं की होगी, अगर सरसों की ले रहे हैं तो वो पूरी सरसों की ही होगी। आइए इंटरक्रॉपिंग में देखते हैं दोस्तों। इंटरक्रॉपिंग में दोस्तों क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक, क्या होता है? दो या दो से अधिक फसलों को जब पंक्तियों में अलग अलग उगाया जाता है तो ये दोस्तों होती है इंटरक्रॉपिंग। जब दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में उगाया जाता है दोस्तों, ये इंटरक्रॉपिंग होती है। आप लोगों ने सुना होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है दोस्तों, जो सीड्स होते हैं उनको पहले से मिला के ही खेत में बुआई उनकी की जाती है। तो ये हो गया इंटरक्रॉपिंग और सोल क्रॉपिंग। अब आइए देखते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास दो क्रॉप है, एक है वीट की, किसकी दोस्तों? वीट की। दूसरी है मस्टर्ड की। ठीक है, जब इसे हम सोल क्रॉप के रूप में उगाते हैं दोस्तों, सोल क्रॉप के रूप में, तब हमारे पास जो प्रोडक्शन होता है वो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। और वहीं पे जब सरसों को हम सोल क्रॉप के रूप में उगाते हैं तो जब इसकी उपज होती है दोस्तों 30 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। यहीं पे जब हम इंटरक्रॉपिंग अपनाते हैं दोस्तों, जब इंटरक्रॉपिंग अपनाते हैं तो ये जो उपज होती है दोस्तों, यानी जो प्रोडक्शन होता है वो 55 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, और मस्टर्ड का जो होता है वो होता है 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो दोस्तों लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है? तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो होता है दोस्तों, ये होता है
ईल्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग, जो इंटरक्रॉपिंग है दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग की जो ईल्ड है वो है 55 क्विंटल पर हेक्टेयर, और वहीं पे सोल क्रॉपिंग की है, सोल क्रॉपिंग के दोस्तों है 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। प्लस ऊपर रखेंगे इंटरक्रॉपिंग, ये है 35 क्विंटल पर हेक्टेयर मस्टर्ड की, और मस्टर्ड की सोल क्रॉपिंग की जो उपज है वो है 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये कटेगा दोस्तों 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, ठीक है। इसी तरह ये भी हम डिवाइड कर लेंगे, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा 1.1 दोस्तों। पहले वाले का 10 से डिवाइड कर देंगे 1 1 को, यानी कि 11 को, तो ये 1.1 आ जाएगा। और इधर जब 6 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 7 को, तो ये आएगा 1.16, ठीक है। यानी कि टोटल हो जाएगा ये आपका 2.26, जो कि दोस्तों क्या है, 1 से अधिक है। दोस्तों जब ये वैल्यू 1 से अधिक आती है, यानी कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जब 1 से अधिक आता है, तो जो इंटरक्रॉपिंग होती है दोस्तों वो बेनिफिशियल होती है। यदि 1 के बराबर आती है तो न लाभ होता है न हानि होती है। जब 1 से कम आता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, तब इंटरक्रॉपिंग जो होती है वो यूजफुल यानी कि बेनिफिशियल नहीं होती है। तो इस प्रकार से फाइंड किया जाता है। यहाँ पे जो उपज है यानी कि जो प्रोडक्शन है दोस्तों, वो 126%, कितना दोस्तों, 126% अधिक प्राप्त हो रहा है, किससे, सोल क्रॉप से। दोस्तों आइए बताते हैं कैसे निकाला जाता है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं दोस्तों हम लोग, लैंड सेविंग जो होगी वो दोस्तों कितनी होगी, वो कैसे फाइंड की जाएगी, आइए आप लोग को यहाँ पे बताते हैं हम। लैंड सेविंग जो होने वाली है, जैसे वैल्यू हमारे पास आई थी, कितनी आई थी दोस्तों, 2.26, इसको माइनस कर लीजिए आप, 2.26 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये लैंड सेविंग आपकी निकल आएगी। 2 से 1 जब माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1.26 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हो जाएगा 126। यानी कि दोस्तों यदि हम इंटरक्रॉप के रूप में ये फसल ले रहे हैं, तो यहाँ पे 126% कम हमें भूमि का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि कम भूमि लगेगी दोस्तों। यदि सोल क्रॉप हम ले रहे हैं तो 126% ज़्यादा, और यदि हम इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं तो 126% कम लैंड हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसलिए दोस्तों जो इंटरक्रॉपिंग है यहाँ पे वो बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। माइकोराइजा आर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, दोस्तों जो माइकोराइजा होता है वो किसके बीच सहजीवी रिलेशनशिप यानी संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों ये दिखाता है सहजीवी संबंध जो होता है, ये फंगस, दोस्तों फंगस और हायर प्लांट, यानी कि जो प्लांट होते हैं, पौधे पेड़ जो होते हैं, उनके बीच फंगस एंड किसके बीच दोस्तों, रूट ऑफ प्लांट, ठीक है। जो पेड़ होते हैं दोस्तों, पेड़ों के बीच और फंगस के बीच क्या होता है, सहजीवी संबंध दिखाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, एक कवक होता है यानी कि फंगस होता है। ये किस प्रकार से सिम्बायोटिक यानी सहजीवी जो रिलेशनशिप दिखाता है, किस प्रकार से दोस्तों दिखाता है, आइए बताते हैं आपको। जो माइकोराइजा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे पौधों की जड़ों के संपर्क में है। यहाँ पे होता ये है कि जो माइकोराइजा जब इसके संपर्क में होता है पौधों की जड़ों के, तो ये मिनरल्स और जो वाटर होता है वो पौधों को ये अवेलेबल कराता है, यानी कि उनकी जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता होती है पौधों की जड़ों की वो बढ़ जाती है।
साथ ही साथ जो पेड़ होते हैं दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जब वो भोजन का निर्माण करते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण करते हैं तो ट्रांसफर कर देते हैं किसको, माइकोराइजा को। तो माइकोराइजा जो होता है उनसे पेड़ों से भोजन प्राप्त करता है और जो जड़ों को ये क्या देता है दोस्तों, माइक्रोराइजा जड़ों को क्या देता है, ये मिनरल्स और खनिज लवण जो होते हैं यानी कि जल, ये पौधों को आसानी से अवेलेबल कराता है यानी कि उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों सहजीवी संबंध को दिखाते हैं। ये जो हायर प्लांट होते हैं यानी कि बड़े पेड़ होते हैं और फंगस के बीच क्या होता है, ये एक सहजीवी संबंध होता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों, वैम वस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा इज यूज्ड, यानी कि वैम जो होता है दोस्तों ये कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, ये फास्फोरस सोलोब्लाइजिंग कवक होता है, ठीक है। यानी कि ये फास्फोरस को घोलने वाला, मृदा में दोस्तों फास्फोरस को घोलने के लिए वैम का प्रयोग किया जाता है। वस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा जो होता है ये क्या करता है, ये दोस्तों फास्फोरस को क्या करता है, घुलने में मदद करता है। वहीं पे पीएसबी दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, फास्फोरस सोलोब्लाइजिंग बैक्टीरिया। पीएसबी जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, राइजोबियम कल्चर होते हैं। इनका प्रयोग जो होता है दोस्तों फास्फोरस का, पीएसबी का दोस्तों, ये जो मृदा में फास्फोरस होती है अनअवेलेबल अवस्था में, यानी कि जो पौधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनको क्या करता है, उपलब्ध अवस्था में लाने का कार्य करता है पीएसबी, फास्फोरस सोलोब्लाइजिंग बैक्टीरिया। ये फास्फोरस को भी घोलने का कार्य करते हैं जो अनअवेलेबल अवस्था में होती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये पीएसबी जो होता है ये बैक्टीरिया है, कल्चर है, ठीक है। और ये क्या है, एक कवक है यानी कि फंगस है, वैम, ठीक। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए इसके साथ बढ़ते आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों पूछा जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये किस वर्ष आया था, यानी किस एक्ट के तहत बनाया गया था। तो दोस्तों ये एक्ट था 2013 का, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा ये लाया जाता है। इसी के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, भोजन का अधिकार, लोगों को भोजन का अधिकार दिया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। दोस्तों यहाँ पे डाउट ये होता है, एक पूछा जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था जो इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये दोस्तों आया था 2007 में। ये जब एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों कैंडिडेट को काफ़ी डाउट होता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम था दोस्तों, एक्ट था, वो है 2013 का, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो आया था ये 2007 में आया था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब होती है। ये दोस्तों होती है 2007 में। कब होती है, 2007 में। और इसमें प्लान भी पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में आई थी दोस्तों, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और ये 2007 क्या है, 17 इसका। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। फेब्राइन डिजीज़ पूछी गई है दोस्तों। ये फेब्राइन डिजीज़ जो होती है ये किसमें लगती है दोस्तों, फेब्राइन डिजीज़ जो होती है ये हनी बी यानी कि मधुमक्खियों की एक भयंकर बीमारी है। किसकी है दोस्तों, हनी बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी भयानक बीमारी है फेब्राइन डिजीज़। दोस्तों फेब्राइन डिजीज़ के अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, वो होता है कि मधुमक्खियों में जो पराग थैली पाई जाती है वो कहाँ पे, पराग थैली दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, पराग थैली जो होती है, पराग थैली ये पिछले पैरों पर पाई जाती है, मधुमक्खी के पिछले पैरों पर, ठीक है। आभासी फल
यानी कि फॉल्स फ्रूट के बारे में बताना है कि आभासी फल क्या होते हैं। दोस्तों आभासी फल, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फल क्या होते हैं। फल जो होते हैं ये पुष्प के अंडाशय से, कहाँ से दोस्तों? पुष्प के अंडाशय के, 1 मिनट दोस्तों, पुष्प अंडाशय, पुष्प अंडाशय के परिवर्धित यानी मॉडिफाइड परिवर्धित भाग को ही फल कहा जाता है। ठीक है, परिवर्धित भाग को फल कहा जाता है। पुष्प अंडाशय के परिवर्धित भाग को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? फल यानी कि फ्रूट कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक फल भित्ति होती है। फल भित्ति का जो निर्माण होता है, फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प, फल भित्ति का निर्माण जो होता है, फल भित्ति का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? अंडाशय से। किससे होता है दोस्तों? अंडाशय से होता है। और वहीं पे जो फल के बीज होते हैं, और फल के बीज का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? बीजांड से होता है। बीजांड से होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था आभासी फल। तो आभासी फल वे फल होते हैं जिनका विकास अंडाशय के अलावा किसी अन्य चीज से होता है, उन्हें हम लोग दोस्तों कहते हैं आभासी फल। आभासी फल जो होते हैं अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा दोस्तों, अलावा जब फल का विकास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, इसका एग्जाम्पल दोस्तों है सेब और अमरूद। दोस्तों इन फलों का निर्माण जो होता है वो अंडाशय से ना होके किससे होता है? थैलमस से होता है। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। दोस्तों प्रोटोएंड्री की बात करें, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डाइकोगाइमी। डाइकोगाइमी दोस्तों क्या होती है? जननांग, जो पौधों के यानी पुष्पों के जननांग होते हैं, उनकी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के आधार पर इनको दोस्तों 2 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया गया है, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। दोस्तों नर और मादा पुष्प की जो परिपक्वता होती है अलग अलग समय में जब होती है तो इनको डाइकोगाइमी कहा जाता है। डाइकोगाइमी के अंतर्गत एक प्रोटोएंड्री होती है जिसमें नर पुष्प भाग जो होते हैं, नर पुष्प भाग पहले परिपक्व होते हैं, एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों को बता दें, इसका एग्जाम्पल जैसे है केले, मान लीजिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल नारियल में दोस्तों प्रोटोएंड्री देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोटोगाइनी की बात करें, प्रोटोगाइनी में क्या होता है? इसमें जो फीमेल पार्ट होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है। प्रोटोगाइनी में दोस्तों क्या होता है? फीमेल पार्ट जो होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है। इसमें मादा भाग जो होता है दोस्तों, मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसका दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे केला है दोस्तों, केला में प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है, अंजीर में देखने को मिलती है। ठीक है, ये हैं इसके एग्जाम्पल। और क्रॉप में बात करें तो दोस्तों क्रॉप में जो होता है बाजरा, ये भी कई बार पूछा गया है। बाजरे में प्रोटोगाइनी पाई जाती है। और मक्का जो होता है दोस्तों, मक्का में क्या देखने को मिलती है? प्रोटोएंड्री। इसमें मक्का में जो टेसल होता है वो पहले निकलता है और आप लोगों ने देखा होगा सिल्क जो होता है वो बाद में आता है। ठीक है, तो प्रोटोएंड्री मक्के में देखने को मिलती है और प्रोटोगाइनी बाजरा में देखने को मिलती है। फलों में बात करें तो नारियल है, सीताफल है, इसमें प्रोटोएंड्री होती है। और प्रोटोगाइनी जो होती है अंजीर है, केला है, अनार है इत्यादि में प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता बतानी है तो ये दोस्तों क्या होती है? टोटल क्रॉपिंग एरिया और बटे में नेट कल्टीवेटेड एरिया
इंटू में 100। दोस्तों मान लीजिए आपके पास नेट कल्टीवेटेड एरिया, मान लीजिए आपके पास नेट कल्टीवेटेड एरिया जो है दोस्तों, नेट कल्टीवेटेड एरिया यानी टोटल जो आपके पास क्षेत्रफल है खेत का वो है 1 हेक्टेयर। ठीक है, और आपने क्या किया, रबी में 1 हेक्टेयर यानी कि पूरे पे क्या कर दी, वीट सोइंग कर दी। ठीक है, वीट सोइंग कर दी। और जब खरीफ की बात आई तो संसाधनों को आप देखते हुए सिर्फ 0.5 हेक्टेयर पर ही क्या करते हैं, धान यानी पैडी उगाते हैं। तो आपके पास जो टोटल क्रॉप एरिया यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो हो जाएगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, टोटल क्रॉपिंग एरिया दोस्तों आपके पास कितना हो गया, 1 + 0.5 हेक्टेयर। वहीं पे नेट कल्टीवेटेड एरिया यानी कि आपके पास जो कुल भूमि थी वो कितनी थी, 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.5 हेक्टेयर हो जाएगा आपके पास क्रॉपिंग इंटेंसिटी, 1.5 हेक्टेयर हो जाएगी टोटल क्रॉप एरिया। और आपके पास नेट जो कल्टीवेटेड एरिया था वो आपके पास 1 हेक्टेयर था, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, %। यानी कि आपके पास क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो आई है वो कितनी आई है, 150%। तो इस प्रकार जो होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी फसल सघनता फाइंड की जाती है। इसमें टोटल क्रॉपिंग एरिया बटे में होता है नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100। नेट कल्टीवेटेड एरिया वो होता है जो आपके पास उपलब्ध टोटल भूमि होती है। और अलग अलग जब क्रॉप उगाई जाती हैं दोस्तों, जैसे खरीफ में आपने 2 हेक्टेयर पे कर ली, 0.5 हेक्टेयर पे की, और रबी सीजन में 0.2 हेक्टेयर पे की, तो ये जो टोटल योग होता है वो होता है आपका ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया या फिर टोटल क्रॉपिंग एरिया। तो टोटल क्रॉपिंग एरिया को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं नेट कल्टीवेटेड एरिया, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। इस प्रकार से हमें निकल आती है, क्या फाइंड कर लेते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो दोस्तों आज के सेशन में यहीं तक। ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। आगे आप लोगों के लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण सेशन हम लाते रहेंगे, और जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।